आज की ये कहानी कैथरीन नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे उसके परिवार द्वारा बचपन में ही छोड़ दिया गया था और अकेली कैथरीन खुद को किस तरह से संभालती है और इस बीच उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 30 अक्टूबर 1969 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि एंड्रयू नाम के एक लड़के ने अपनी जान दे दी है। दरअसल इस जंगल में एक बहुत ही ऊंचा टावर था और पुलिस वालों को लग रहा था कि इसने इस टावर से कूदकर अपनी जान दी है, लेकिन साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि शायद एंड्रयू को किसी ने मारा हो, लेकिन एंड्रयू की बॉडी के पास कोई भी फिंगरप्रिंट या पैरों के निशान नहीं मिलते। अब ये बात शहर के जाने माने वकील को भी पता लग जाती है जिसका नाम मिल्टन है। यहाँ पर सभी लोगों का शक मार्स वाली लड़की पर होता है जो कि जंगल में रहती है। दरअसल मार्स एक जगह का नाम होता है जहाँ पर दूर दूर तक एक दलदली इलाका था और इसी शक की बिना पर वो पुलिस वाले उस मार्स गर्ल को पकड़ लेते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम काया क्लार्क होता है और दरअसल ये लड़की बचपन से मार्स नाम की जगह पर रह रही है, इसलिए सब लोग इसे मार्स गर्ल कहते हैं। इसके बाद वो वकील मिल्टन काया क्लार्क के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि काया क्लार्क के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद का वकील कर सके। इसलिए मिल्टन काया से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई है जो यहाँ पर आ सकता हो। तब यहाँ पर काया क्लार्क अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहा करती थी, लेकिन काया के फादर एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो हमेशा अपने फैमिली से झगड़ा किया करते थे और इस बात से परेशान होकर एक दिन काया की माँ घर छोड़कर चली गई और इसी तरह से काया के दोनों भाई और उसकी दोनों बड़ी बहनें भी घर छोड़कर बाद में चले गए और इसके बाद वो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। और उसके बाद काया अपने डैड के साथ अकेली रहने लगी। वो अपने डैड से काफी डरती थी। काया अपनी नाव लेकर बहुत दूर दूर तक जाया करती थी। एक दिन काफी दूर तक जाने के बाद वो रास्ता भटक जाती है। यहाँ पर उसे एक छोटा टेड वोगर नाम का लड़का मिलता है जो कि उसे वापस उसके घर पर छोड़ देता है। काया हर रोज अपने डैड के साथ एक शॉप पर जाती थी जहाँ के कपल काया को बहुत प्यार किया करते थे। ये कपल काया को कपड़े गिफ्ट करते हैं ताकि काया नए कपड़े पहनकर स्कूल जा सके। काया रास्ते में से ही वापस जाने लगती है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर मिल्टन मिलता है जो कि उसे स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन स्कूल में काया का सभी बच्चे मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो घर वापस आ जाती है। अब काया और टेड धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं और काफी दिनों के बाद काया की माँ का लेटर भी आया था, लेकिन उसका डैड बिना पढ़े ही उस लेटर को जला देता है। इतना ही नहीं, काया का डैड उसकी माँ से जुड़ी हर याद को जला देता है और एक दिन काया का डैड भी काया को छोड़कर चला जाता है। अब काया इस घर में अकेली रहती थी। अब उसे जीने के लिए अकेले ही सरवाइव करना होगा, इसलिए वो जंगल से मूसेस को काट कर पास वाली दुकान पर उन्हें बेच कर आती थी ताकि उसे इतने पैसे मिल जाएं जिससे उसका गुजारा चल सके। ये साल 1962 होता है। अब काया थोड़ी बड़ी हो चुकी है और अब टेड भी जवान हो चुका है, इसलिए ये हर रोज दोनों अकेले में मिलते हैं। टेड काया को बहुत सारे लेटर भेजा करता था, लेकिन काया बेचारी उन्हें पढ़ ही नहीं पाती थी क्योंकि वो कभी स्कूल गई ही नहीं थी और इसीलिए टेड काया को पढ़ाने का काम भी करता है और इस वजह से काया जंगलों में रहते हुए भी पढ़ना सीख जाती है। लेकिन काया इसी बीच अपने पेरेंट्स को भी बहुत याद करती है क्योंकि अब उन्हें घर छोड़े काफी टाइम हो गया है। अब काया को लेने के लिए सोशल सर्विस वाले उसके घर के चक्कर लगाते हैं क्योंकि काया इन जंगलों के अंदर अकेली रहा करती थी और इस वजह से वो काया को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन काया उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। जंगलों के अंदर काया और टेड एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब इन दोनों के दिन ऐसे ही बीतने लगे क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब हो गए थे। इसी बीच काया का बर्थडे भी आ जाता है और ये दोनों उसे सेलिब्रेट करते हैं। टेड ने भी यहाँ पर रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और उसे अब आगे की स्टडी के लिए बाहर जाना होगा और टेड के जाने से पहले वो और काया एक बार फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के करीब आकर फिजिकल होते हैं। टेड यहाँ से जाने से पहले काया को एक लिस्ट देता है और उससे कहता है तुम पब्लिशर से बात कर लेना क्योंकि तुम जो ड्राइंग बनाती हो शायद उनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अब टेड वहां से चला जाता है और काया एक बार फिर से अकेली पड़ जाती है और इसी तरह से वो फिर से काफी टाइम अकेले में गुजारती है। और इसी तरह से जुलाई का महीना आ जाता है क्योंकि इसी महीने में टेड वापस आने वाला था। काया नए कपड़े पहनकर समुद्र के किनारे टेड का इंतजार करती है, लेकिन टेड नहीं आता। इस बात से काया गुस्सा होती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है कि आखिरकार सभी ने उसका साथ छोड़ दिया है। काया को पता लगता है कि उसका घर बिकने वाला है, उसकी जगह पर कोई होटल बनाने वाला है, इसीलिए काया अपने वकील के पास जाती है। वकील उसे बताता है कि तुम्हारा घर तो तुम्हारे फैमिली के नाम पर ही है, लेकिन तुम्हारे पिछले कुछ टैक्स बाकी हैं और अगर वो टैक्स कोई दूसरी कंपनी भर देती है तो वो घर उनका हो जाएगा और इसीलिए वो टैक्स तुम्हें भरना होगा। ये टैक्स $800 का होता है। इसी बीच टेड के ना आने की वजह से काया की दोस्ती एंड्रयू से हो जाती है। अब काफी वक्त तक ये दोनों भी एक साथ रहते हैं। इसी बीच एंड्रयू काया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन काया के राजी ना होने पर वो उससे बाद में माफी भी मांगता है और इसके बाद वो काया को अपने साथ टावर पर लेकर आता है। ये टावर मार्स में अकेला होता है जो कि काफी ऊंचाई पर होता है और यहाँ से दूर दूर की चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। काया एंड्रयू से कहती है कि मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज देखी है।
अब एंड्रयू काया के घर पर भी आने लगा है। हालांकि काया उससे ऐसा करने के लिए मना करती थी क्योंकि इस चीज से काया को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन काया देखती है कि एंड्रयू अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ है। जब ये बात काया एंड्रयू से पूछती है तो एंड्रयू मना करता है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। काया ने अपने टेक्स्ट को पे करने के लिए पब्लिशर से भी बात कर ली थी और उस पब्लिशर को भी काया की सारी ड्राइंग्स पसंद आ जाती हैं और काया ये बात एंड्रयू को बताती है। एंड्रयू काया से शादी करना चाहता था। वो काया को काफी बड़े बड़े सपने दिखाता है। साथ ही वो एक दिन काया को अपने साथ होटल ले जाता है जहाँ ये एक दूसरे के फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। काया यहाँ पर एंड्रयू को एक सेल का नेकलेस पहनाती है और ये साल 1969 होता है। अब टेड भी अपनी पढ़ाई करके वापस आ चुका है, लेकिन वो एंड्रयू और काया को एक साथ देख लेता है और इसीलिए जब टेड काया से मिलने के लिए जाता है तब काया टेड पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो कई सालों के बाद आज उससे मिलने आ रहा है। टेड इस बात के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन काया उससे काफी गुस्सा होती है, इसीलिए टेड वहां से चला जाता है। अब काया की जिंदगी में भी दो मुश्किल आ जाती हैं कि वो टेड की जिंदगी में वापस जाए या एंड्रयू के साथ ही रहे। लेकिन काया को एक दिन पता लग जाता है कि एंड्रयू की सगाई हो चुकी है और ये बात उसने काया को नहीं बताई थी, इसलिए वो शाम को काया के घर आता है। लेकिन काया उससे मिलना नहीं चाहती थी और वो जंगलों में ही छिप जाती है और एक बार वो फिर से अकेली हो जाती है। खैर अब काया की मेहनत रंग ले आती है। पब्लिशर ने उसकी किताब को पब्लिश कर दिया था। साथ ही काया को उसकी मेहनत के बदले $5000 भी मिले हैं, जिससे काया इस घर के पुराने टैक्स भर देती है और काया अकेली 310 एकड़ की मालकिन बन जाती है, जिसके अंदर अब काफी बड़ा जंगल आ गया था। एक दिन काया को उसका भाई जोडी मिलता है। वो उसे बताता है कि हमारी माँ मर चुकी है। काया को काफी दुख होता है क्योंकि वो अपनी माँ का अभी तक इंतजार कर रही थी कि वो इस घर में एक बार फिर से आएगी। लेकिन काया इस बात से खुश होती है कि चलो आखिर वो अपने भाई से तो मिल पाई। काया दुकान पर टेड के लिए एक बुक रखती है और इसके बाद अपने घर पर चली जाती है। लेकिन काया के पीछे से एंड्रयू आ जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, लेकिन काया उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो काया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसलिए काया उसके मुंह पर पत्थर मारकर वहां से भाग जाती है। अब काया छुप छुप कर रहने लगी। उसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं एंड्रयू अगर उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। काया अपना घर आकर देखती है जहाँ पीछे से आकर एंड्रयू ने पूरा उसका घर बर्बाद कर दिया था। लेकिन टेड काया के पास आता है जो कि उसका सिर्फ हालचाल पूछने के लिए आया था। लेकिन काया कहती है कि मुझे पब्लिशर से मिलने के लिए जाना था, लेकिन इस हाल में मैं पब्लिशर से कैसे मिलने जाऊंगी। तब टेड उसे हौसला देता है और कहता है कि ग्रीन विलेज से बस जा रही है, तुम उसमें जाकर पब्लिशर से मिल सकती हो। और काया ऐसा ही करती है। वो सुबह की बस पकड़कर ग्रीन विलेज के लिए निकल जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हम काया को कोर्ट रूम के अंदर देखते हैं। काया पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने टावर की जाली खोली थी और वहीं से उसने एंड्रयू को भी धक्का दिया था। लेकिन मिल्टन यहाँ पर उन्हें याद दिलाता है कि टावर की जाली का मुद्दा पहले भी उठ चुका है और आप ही ने अपने लेटर में लिखा था कि अगर वो जाली अच्छे से नहीं लगाई गई तो वहां पर कोई दुर्घटना हो सकती है। साथ ही कोर्ट में यह भी बताया जाता है कि एंड्रयू के गले में वो नेकलेस नहीं मिला जो काया ने एंड्रयू को दिया था। काया पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि काया सुबह की बस पकड़कर ग्रीन विले गई थी, लेकिन वो रात को वापस भी आ गई और एंड्रयू को मारकर वो फिर से ग्रीन विले में चली गई। लेकिन कोर्ट के अंदर काया का पब्लिशर होता है। वो बताता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। काया जैसी सुबह में नॉर्मल थी वैसे ही शाम को थी। उसके हाव भाव में कोई फर्क नहीं था। अब सारे सबूत और गवाह आ चुके थे। अब फैसला जूरी के हाथ में था। आखिर में काया का वकील जूरी को बताता है कि सभी लोग काया को मार्स गर्ल के नाम से जानते हैं क्योंकि वो अनाथ है और इस बेचारी पर इल्जाम लगाना भी बिल्कुल आसान है। साथ ही यहाँ पर शॉप को चलाने वाला एक कपल भी है जिन्होंने काया के ऊपर काफी दया दिखाई थी, लेकिन हम सब बाकी लोगों ने काया का काफी मजाक उड़ाया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ आप जो भी फैसला सुनाने वाले हो वो पिछले 25 साल की कहानियों को सुनकर ना लें। मिल्टन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 29 अक्टूबर की रात को काया ग्रीन विलेज से यहाँ पर आए और आधे घंटे में ही उसने एंड्रयू को ढूंढा और मार दिया और फिर से वो बस पकड़कर ग्रीन विलेज में चली जाए। ये तो किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा, एंड्रयू को मारते हुए काया को किसी ने देखा भी नहीं और इतना ही नहीं अगले दिन वो अपने पब्लिशर से भी मिलती है। मुझे लगता है कि ये सब झूठी कहानियां हैं जिनके ऊपर कभी विश्वास किया ही नहीं जा सकता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला लें वो इन मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर बिल्कुल ना लें, बल्कि सबूतों के आधार पर फैसला लें। तब तक टेड और उसका भाई जूडी भी यहाँ पर आ जाते हैं। जूडी के सभी लोग मिलकर फैसला सुनाते हैं कि काया क्लार्क दोषी नहीं है और साथ ही जितना समय उसने जेल में गुजारा उसके लिए माफी भी मांगते हैं। अब काया फिर से अपने घर पर वापस आ जाती है और यहाँ आकर वो एक बार फिर से टेड के करीब आ जाती है क्योंकि काया ने शुरू से ही सच्चा प्यार टेड को ही किया था और अब से काया अपना सारा वक्त टेड के साथ ही गुजारती है और इस सब के बाद ये शादी कर लेते हैं, जिसके बाद काया की 4 और किताबें पब्लिश होती हैं। काया अब अपनी आगे की सारी जिंदगी जंगलों को ऑब्जर्व करने में ही लगा देती है और इसी तरह से अब वो बूढ़ी हो जाती है और एक आखिरी बार वो अपनी माँ को देखती है, जिसके बाद वो वापस कभी लौट कर नहीं आती क्योंकि वो मर चुकी है। काया की जितनी भी कोर्स थी वो बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजी जाती है और अब टेड भी काया की बुक्स को पढ़ रहा है और टेड को वो लॉकेट मिलता है जो लॉकेट काया ने एंड्रयू को दिया था, जिसे की काया ने अपनी किताब में छिपा कर रखा हुआ
हुआ था। अब दोस्तों इस कहानी में एक सवाल ये रह गया था कि एंड्रयू को आखिर मारा किसने था। हमने मूवी की शुरुआत में ये देखा था कि काया अपने कदमों के निशानों को छिपा रही थी। काया जंगलों के अंदर रहती थी और काया ने उस टावर के ऊपर वो उखड़ी हुई जाली भी देख ली थी, जिस जाली से गिरकर एंड्रयू की जान चली गई थी। काया 29 अक्टूबर की रात को ग्रीन विले गई थी, लेकिन वो ग्रीन विले से रात को वापस भी आई थी और उसने 30 अक्टूबर की रात को ही एंड्रयू को मार दिया था और वो फिर से ग्रीन विले जाकर अपने उसी होटल में रहने लगी थी जिसमें वो रुकी थी। और अगले सुबह वो फिर से पब्लिशर से मिली। क्योंकि काया जंगलों में रहती थी इसीलिए उसे सबूतों को ठिकाने लगाना अच्छी तरह से आता था। और आखिर में ये बात टेड को भी पता चलती है जब उसे वो लॉकेट मिलता है, क्योंकि ये लॉकेट हमेशा से ही एंड्रयू के पास था, लेकिन उसके मर जाने के बाद ये लॉकेट उसके गले में नहीं था और इसीलिए काया ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एंड्रयू को मारा था। क्योंकि काया हमेशा से ही अपने दुखों और दर्द को सहन करती आई थी, लेकिन इस बार उसने अपने दुख दर्द को सहन नहीं किया बल्कि उसका सामना किया।